कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। और बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के लिए, तो उन प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। और इसको अच्छे से समझिए, इसकी अच्छे से तैयारी करिए, बड़े प्रश्नों को लिख करके देखिए। इन्हीं प्रश्नों से जो है बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प वाले प्रश्न हैं, और उसमें है अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है। तो ये होता है 2 और 3 के मध्य। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। ये हल करने वाला प्रश्न है। तो आप समझ लीजिए कि यदि दो हाफ लाइफ होंगी, दो अर्ध आयु होंगे, तो ये होगा 75%। 75% मतलब होता है दो अर्ध आयु। और दो अर्ध आयु का मतलब हो गया कि दो अर्ध आयु पूरा करने में कितना लग रहा है, 32 मिनट। तो एक अर्ध आयु पूरा करने में माने 50% पूरा करने में कितना लगेगा, 32/2, तो कितना हो जाएगा, 16 मिनट। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म के लिए है, यदि कोई क्रिया 75% होती है, इसका मतलब उसमें दो अर्धायु काल होते हैं। तो यहाँ दो अर्धायु काल का समय दिया है 32 मिनट, तो यहाँ 32 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक अर्धायु का मतलब 50% माने एक आधा आयु कहलाता है। तो एक अर्धायु के लिए 32/2 मतलब कितना हो जाएगा, 16 मिनट। इस तरह से कोई भी प्रश्न दे तो आपको हल करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ अभिक्रिया H2Br2 2HBr के लिए प्रायोगिक आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिक्रिया दर K1 H2Br2 हाफ अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, वो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक अणु और ब्रोमीन का एक अणु इस क्रिया में भाग ले रहा है। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर हम समझेंगे ए नंबर में कि इसकी आणविकता कितनी है, 2। फिर हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि ये जो है अभिक्रिया दर के ऊपर जो इनके सांद्रण के ऊपर घात लगाई जाती है, उनका योग होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन की घात 1 मान लीजिए 1/2 है। 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। इस तरह से हमको ये पता चल गया कि इसके आणविकता का मान कितना है, 2, और इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 3/2। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका समझना है, आपको याद नहीं करना है। फिर अगला देखिए, इक्षु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अभिक्रिया के अनुसार प्रतिलोमन होना एक उदाहरण है। तो ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ऊपर जो है समीकरण भी दिया रहेगा। पर आपको ध्यान रखना है कि इक्षु शर्करा का जो प्रतिलोमन अभिक्रिया है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए में प्रथम कोटि गतिज ऊर्जा, बी में द्वितीय कोटि प्रदर्शित होती है। दर समीकरण हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि प्रथम कोटि की है तो ए का मतलब इसके ऊपर घात कितनी होगी, 1। और यहाँ पर यदि द्वितीय कोटि का बी वाला, तो बी की घात कितनी होगी यहाँ पर, 2। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा हम समीकरण देखेंगे जिसमें ए एक बार हो और बी 2 बार हो। तो ये हमको मिलता है बी नंबर में। ये देखिए, इसकी अभिक्रिया की दर ए 1 बार है, बी 2 बार है। इस तरह से यहाँ पर ये प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की। तो प्रश्न के अनुसार इसको समझ करके इसका आंसर ये देखना है। इसके बाद अगला देखिए, अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो ये न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न है, एक यौगिक का उष्मीय अपघटन प्रथम कोटि का है। यदि यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50% अपघटन होता है, तो 90% अपघटन होने में कितना समय लगेगा। तो 90% के लिए होता है 3.3 अर्ध आयु। अर्ध आयु ये सूत्र होता है 90 के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 3.3 है। अर्ध आयु का मान यहाँ पर दिया है कितना, 50% माने आधा सांद्रण हो जाता है 120 मिनट में। तो ये 120 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो बारतियाँ 36 बारतियाँ 36 और 39,
ये 390 के आसपास कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है 390, तो इसको समझ लीजिए लगभग कितना हो गया, 400 मिनट। इस तरह से इसका आंसर हमको हल करना है। कुछ चीज़ों का याद रखना है कि 75% हो जाए समीकरण तो वहाँ पर 2 अर्ध आयु होता है, 90% हो जाएगा तो 3.32 होता है। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब यहाँ पर प्रश्न है आर्हीनियस समीकरण है, तो यहाँ पर जो आर्हीनियस समीकरण का सूत्र है वो हमको मिलाना है। तो ये सूत्र होता है के बराबर यहाँ पर ई की घात माइनस ई एन आर टी। इस तरह से हमको आर्हीनियस समीकरण को देखना है। फिर अगला प्रश्न है द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो ये होता है यहाँ पर मोल, प्रति मोल, लीटर और प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका मात्रक होता है। अब अगला देख लीजिए यहाँ पर 2N2O5 2NO2O4 जो भी ये बन रहा है ये अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है द्विअणुक है, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। और दूसरा ये अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की होती है। मतलब ये अभिकारक के एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो ये वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रति सेकेंड। फिर देख लीजिए अगला प्रश्न है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय कितना होता है। तो जब 90 वाला समय होता है तो ये अर्ध आयु का 3.3 गुना होता है। वैसे 3.32 गुना होता है, पर ये शॉर्ट में लिखा है तो इतना ही आप समझ लीजिए कि 3.3 गुना। इसके बाद यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक स्पीसीज के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, तो वह अभिक्रिया की कोटि होगी शून्य। तो जब अभिकारक के सांद्रण पर कोई क्रिया अभी निर्भर न करे तो हम उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते, तो यहाँ शून्य हो जाएगी। फिर किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाला पद खाली स्थान पद कहलाता है, तो उसको बोलते हैं दर निर्धारक पद। फिर है अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर खाली स्थान कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। फिर है वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं खाली स्थान कहलाती हैं, उनको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, तो ये कहलाती हैं आणविकता। फिर देखिए खाली स्थान से अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है अभिक्रिया की कोटि से। फिर देखिए अगला प्रश्न है अणुसंख्यता सदैव खाली स्थान होती है, तो ये एक पूर्णांक होती है। फिर इसके बाद समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन की दर खाली स्थान कहलाता है, तो इसको हम तात्क्षणिक दर कहते हैं। फिर अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खाली स्थान होता है, तो ये उसके समानुपाती होता है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है जिसमें हमको जोड़ी बनाना है। तो इसमें देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये होता है, इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं dx/dt के, और ये जो है सांद्रण इसकी घात क्या है, शून्य, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। फिर इसके बाद दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियम। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियम होता है ये होता है के का मान के बराबर 2.303 टी लॉग 10 a/a-x। और ये एक वाक्य में भी आ जाता है। तो इन प्रश्नों को आपको ऐसे समझना है कि ये खाली स्थान में आए, सत्य सत्य में आए, एक वाक्य में आए, या किसी फॉर्मेट में भी आए, आपसे बन जाए। आपको ये नहीं समझना है कि जोड़ी वाला जोड़ी में ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आर्हीनियस समीकरण की। तो ये जो आर्हीनियस समीकरण है ये है के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए, और ये हो गया आर टी। इसके बाद है अभिकारक की न्यूनतम और उच्चतर ऊर्जा का व्यवस्था का अंतर, तो ये कहलाता है 4 नंबर का देखना, इसको हम बोलते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है वो आरंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर दर समीकरण में उपस्थित माइनस डी एक्स अपॉन डी टी दर्शाता है।
तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी को। माइनस लगा है तो वैसे भी कमी समझ जाता है, और dt लगा है तो समय। तो इसको यदि आप नहीं भी समझते हैं तो पढ़ करके भी इसको मिला सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ अगला है देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा क्या होती है? किसी अभिकार अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है आपको। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? तो इस तरह से लिखेंगे, देहली ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस अणुओं की मूल अवस्था की ऊर्जा, ये मिला के देहली ऊर्जा कहलाती है। फिर ये प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक लिखिए या दर समीकरण लिखिए। तो के बराबर होता है 2.303 लॉग आधार में 10 है a/a-x, इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, आर्हीनियस समीकरण का समाकलित रूप लिखिए। कुछ चीज़ें आपको याद करना है, जैसे ये याद करने वाली चीज़ है। तो यहाँ log 10 k2/k1 बराबर EA 2.303 और T2 माइनस T1/T1 इस तरह से इसका जो है ये आर्हीन्य समीकरण का समाकलित रूप है। इसके बाद देखिए, अभिक्रिया A प्लस बी सी शून्य कोटि की हो तो दर समीकरण लिखिए। तो ये हम लिख सकते हैं -dx/dt, या k भी यहाँ लिखा जा सकता है। और यहाँ पर k हो गया तो a की घात क्या होगी? शून्य। b की घात क्या होगी? शून्य, क्योंकि यह क्रिया अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसलिए इसकी घात में इसके सांद्रण में शून्य लगा करके हम व्यक्त करते हैं। इसके बाद है प्रश्न, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो अभिक्रिया दर का मान बढ़ जाता है। फिर है, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या है? वह समय जिसमें अभिक्रिया का सांद्रण घट करके आधा रह जाता है, उस समय अंतराल को अर्ध आयु काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं। तो प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर इसी का दूसरा प्रश्न है, दर निर्धारक पद को समझाइए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा किया जाता है, इसे ही दर निर्धारक पद कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, आर्हीनियस समीकरण के क्या उपयोगिता है? कोई 2 उपयोग हमको लिखना है। तो एक तो हम इससे सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, दूसरा हम किसी अभिक्रिया के लिए एक ताप पर वेग स्थिरांक ज्ञात होने पर दूसरे ताप पर वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 3 अंक के प्रश्नों को देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर से क्या समझते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। ये सूत्र है, अभिक्रिया दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यदि आपसे सूत्र बनता है तो यहीं से परिभाषा, इस बटे को बोलेंगे इकाई, फिर यहाँ इसका नाम ले लेंगे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया दर कहते हैं। इस तरह से सूत्र से आप परिभाषा बनाएंगे तो आप सूत्र याद करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका जो मात्रक होता है ये होता है मोल प्रति लीटर, ये तो हो गया सांद्रण का, और ये बटे में समय है तो ये हो गया प्रति सेकेंड, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न ये है, किसी अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा आयनों की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे यहाँ पर O3 है तो ये एक अणु क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें भाग लेने वाला एक अणु है।
यहाँ पर ये NO+O3 हो गया, एक अणु इसका और एक अणु इसका, कुल मिला के 2 अणु भाग ले रहे हैं इस क्रिया में, तो यह अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया कहला गई। इस तरह से किसी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है अणुसंख्यता। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें अणुसंख्यता है और यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। फिर यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है। अभिक्रिया की कोटि है, इसको घात में लगा के व्यक्त करते हैं। यह केवल सैद्धांतिक पद है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अणुसंख्यता हमेशा पूर्णांक में होता है। यह प्रभाज भी हो सकता है, मतलब ये अंश के रूप में भी हो सकता है। इसका मान शून्य नहीं होता है, इसका मान शून्य हो सकता है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये 5 अंतर हैं परीक्षा में, जितने नंबर का आए, 3 नंबर का आए तो 3 अंतर, 2 का आए तो 2, 4 का आए तो 4, कम से कम इतने अंतर लिखना है, ज़्यादा जितने चाहें वो आप लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए इसके 4 कारक देखते हैं। अभिकारकों का सांद्रण, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब सांद्रण बढ़ेगा तो क्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। फिर अगला है अभिक्रिया का ताप, उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो सामान्यतः है अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। फिर है उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसा उत्प्रेरक हो, धनात्मक उत्प्रेरक होता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है तो घटाता है। फिर यह क्रिया कारकों की प्रकृति, तो क्रिया कारकों के अणु जितने सरल होंगे उतने ही उसमें कम बंध टूटेंगे और अभिक्रिया की गति तेज हो जाएगी, जबकि जटिल अणुओं में अधिक बंध टूटेंगे, अतः उनका वेग कम हो जाएगा। फिर है विकिरण का प्रभाव, कुछ अभिक्रियाओं का वेग विशिष्ट विकिरणों के अवशोषण से भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये कारक हैं, लेकिन आप जो है प्रश्न के अंक के हिसाब से कारकों का वर्णन कर सकते हैं। जितने अंक का आए उतने कारक आपको बताना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, दर स्थिरांक के लक्षण लिखिए। तो दर स्थिरांक अभिक्रिया दर की माप होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। निश्चित ताप पर दर स्थिरांक का मान निश्चित होता है। दर स्थिरांक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अब देख लीजिए अगला प्रश्न है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए अभी केवल मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ जो इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर देखना हो तो LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करके और उसमें से ऐप में कोर्स परचेज करके आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए समझते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है। ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी होती है ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें, इसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अभिकारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक होनी चाहिए। सक्रियण ऊर्जा को E से लिखा जाता है। सक्रियण ऊर्जा को आर्हीनियस समीकरण के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से ये सक्रियण ऊर्जा का सूत्र होता है और इसे आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसको देखिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में हमको अंतर देना है। तो इकाई समय में क्रिया कारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया दर कहते हैं और यह दर समीकरण में समानुपातिक नियतांक होता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। साम्यावस्था पर अग्र या पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांकों के अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। इसकी इकाई प्रति मोल, प्रति लीटर, प्रति समय होती है।
इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अब देखिए प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न जो है फार्मूला के डेरिवेशन का है, इसलिए इन प्रश्नों को हमेशा लिख के देखना चाहिए। पढ़ने से आपको थोड़ा भी मेमोरी रहेगा और भूल जाएगा, आप लिख के देखेंगे तो बन जाएगा आपसे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक किस प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इस तरह से हमको सिद्ध करना है। या ये भी प्रश्न आ सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक ज्ञात करिए, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती। इस तरह से इसकी परिभाषा लिखना है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक व सांद्रण के संबंध को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये है दर समीकरण, के बराबर ए नॉट का मतलब प्रारंभिक सांद्रण माइनस ए और बटे में क्या है, टी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो अर्धायु काल है वो टी हाफ है और जो उसका सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो गया, तो 1/2 ए नॉट लिख दिए हैं। अब इस समीकरण में इसका मान रखेंगे तो देखिए के की जगह तो के लिख दिए हैं, ए नाट की जगह ए नाट लिख दिए हैं। अब इसकी जगह 1/2 ए नाट लिखे हैं, ये वाला मान जो हम मान लिए हैं ना, और यहाँ पर टी की जगह पर टी हाफ। इस तरह से जो हम माने हैं उसकी संख्या को हम रखेंगे। अब यदि हम ए में से ए नॉट घटाएंगे, कहने का मतलब हमारे पास ए नॉट माइनस 1/2 ए नॉट है। यदि आप इसको कॉमन ले लेते हो ए नॉट, और तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको यदि आप करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट और बट गुणे 1/2, इस तरह से ऊपर का मान आ जाएगा। तो देखिए यदि हम इसको हल करेंगे तो 1/2 ए नॉट आ गया इसके हिसाब से, और बटे में हमारा टी हाफ था तो टी हाफ को पक्षांतर कर दिए हैं, बटे में के कर दिए हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो अर्ध आयु काल है ये आरंभिक सांद्रण के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। यही हमको दर्शाना था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी शून्य कोटि का हम अर्धायुकाल निकाल रहे थे, अब प्रथम कोटि के अर्धायुकाल निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय कलित दर समीकरण लिखते हैं। तो के का मान ये होता है, ये यहाँ से शुरुआत होगी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। के बराबर 2.303 टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए, माने ये प्रारंभिक सांद्रण है और ये किसी क्षण सांद्रण हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें टी का पक्षांतर इधर कर दिए हैं, के का इधर कर दिए हैं, तो इस तरह से समीकरण बन जाएगा। अब अर्धायु काल के लिए हम मानते हैं कि टी का मान टी हाफ है और जो इसका किसी क्षण सांद्रण है वो कितना हो गया, प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो गया। ये मान इसमें रखेंगे तो देखिए टी की जगह हम टी हाफ रख दिए हैं और ए की जगह पर ए नॉट बटे 2 रख दिए हैं। इस तरह से अब हमको मान रखना है। मान रखने के बाद आप देखेंगे कि ये और ये तो कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये पूरा उतारे हैं, लॉग 2 का जो मान होता है आपको याद रखना पड़ेगा, 0.3010 होता है। ये लॉग के आधार 2 का मान होता है, 10 का आधार हो तो। अब यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो ये टी हाफ बराबर 0.693 के आ गया। अब इसमें कोई ए का मान तो नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु काल होता है वो आरंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए इसी आधार पर एक सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया का अर्धायु काल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए का मान कितना है, 100 है, समय कितना है, 40 मिनट है, और यहाँ पर ये 40 मिनट 2 बार लिख गया है। 90% क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ x का मान कितना हो गया, 90। अब जो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण होता है, के बराबर 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसमें मान रख देते हैं। के की जगह के है, टी का मान 40 मिनट दिया है तो 40 लिख दिए हैं, लॉग यहाँ ए का मान 100 है और एक्स का मान 90 है, तो इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ देखिए 100 में से 90 घटाएंगे 10, 10 10 का भाग करेंगे तो लॉग 10 हो जाएगा।
log 10 का मान 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देना है। अब केवल हमको ये 40 जो बटे में है, इसका हमको इसमें भाग करना है। तो भाग करने पर k का मान ये आ जाएगा, ये k का मान आ गया। अब हमको अर्ध आयु चाहिए तो t हाफ बराबर जो सूत्र होता है 0.693 अपॉन में k होता है। ये k का मान निकालेंगे, एक इसका सूत्र भी लिख देंगे एक स्टेप में। ये लिख देंगे 0.693 और बटे में क्या हो जाएगा k, तो k का मान रख देंगे और इसको हल करेंगे तो लगभग 12.03 मिनट ये इसका मान होगा। अब देखिए, ये प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये dx अपॉन dt जो अभिक्रिया का वेग है समानुपाती है उसके सांद्रण के। अगले स्टेप में a का मतलब ये है कि ये प्रारंभिक सांद्रण में से x घट जाएगा तो a माइनस एक्स लिख दिए हैं। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर अभी मैं समानुपाती का चिन्ह लगाता हूँ, समानुपाती का ही चिन्ह है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा तो यहाँ पर k लगा देंगे। अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये dt को इधर a माइनस एक्स को इधर पक्षांतर कर लेना। इस तरह से हम पक्षांतर कर रहे हैं, इसका हम ये नीचे लिख लिए हैं और dt को कहाँ जाने दिए, ऊपर। इस तरह से हमको समीकरण मिल जाएगा। अब हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे। तो आप सीधे लिख सकते हैं इस उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, ये चिन्ह इस्तेमाल करना है, ये चिन्ह लगा देंगे ऊपर जो आया है। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे dx अपॉन ए माइनस एक्स का, तो ये होता है log a माइनस एक्स। लॉग को ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग है, इसको l समझना है, ln है ये। और यहाँ पर ये हो जाएगा k और dt का हो गया kt प्लस c। अब हम यदि शुरुआत में मान लेते हैं तो t का मान 0 रहेगा और x का मान 0 रहेगा। तो इस समीकरण में हम रख देंगे यहाँ पर यदि हम x का मान क्या रख दें, 0, तो ये मिलेगा हमको ln a। और इसी तरह से यहाँ पर c रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि t का मान तो 0 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मान रखेंगे। मान रखने के बाद इस समीकरण को हम इसमें रख देंगे ऊपर। ऊपर कहाँ रखेंगे, जहाँ पर c का मान है। तो c की जगह पर हम लिख देंगे ये c का जो मान आया है माइनस ln a। इस तरह से अब यहाँ पर जो है इसका हम पक्षांतर कर लेंगे ln a का, तो ये ln a माइनस ln a माइनस एक्स और ये kt हो जाएगा। इसका हम पक्षांतर इधर कर लिए। यहाँ पर अभी आपको समझना है, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में ही लिखना है। इसका हम इस तरह से पक्षांतर कर देंगे। नहीं नहीं ठीक है, ये माइनस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो लॉग का सूत्र होता है, यदि माइनस में हो तो उस पद को हम बटे में लिख सकते हैं। तो ln a अपॉन a माइनस एक्स, इसके बटे में इसको लिख देंगे तो ये बटे में भी लिखा जा सकता है, kt हो गया। अब इस तरह से हमको यदि k निकालना है तो t का पक्षांतर करेंगे तो 1/t ln, ये एक नहीं समझना, l समझना, ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो ये नेचुरल लॉग है उसको हम 10 के आधार में बदलते हैं। तो जब हम ln को log लिख देंगे, log 10 लिख देंगे, तो उसके साथ 2.303 भी आ जाता है, t हो जाता है, और इधर का बाकी चीज़ लिखा है। इस तरह से ये प्रथम कोटि का दर समीकरण है या वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो चलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और जो बड़े प्रश्न हैं उनको लिख करके देखना है, जो डेरिवेशन है उनको करके देखना है, तब आप समझिए कि हमारी तैयारी अच्छी है।